जय हिंद बालकों, आप लोगों का वेलकम है हमारी क्लास में। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नीट और जेईई मेंस एडवांस सब में करीब करीब एक क्वेश्चन लेकर के ही आता है। मान के चलो कि आज का लेक्चर कंफर्म एक क्वेश्चन का लेक्चर है। एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, लगभग मोस्टली एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ ये दो टॉपिक को मिला करके एक तो सॉल्युबिलिटी को और दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का। क्या है सॉल्युबिलिटी? पहले भी आपने सीखा है, सॉल्यूशन में भी सॉल्युबिलिटी टर्म का इस्तेमाल किया गया है, आयनिक में तो खूब जम के इस्तेमाल करना है। तो देखिए, एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी से उसका मतलब ये है कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अभी मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगा कि क्या मतलब है सैचुरेटेड सोल्यूशन का, लेकिन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट या जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन टर्म, चाहे वो मोलरिटी के टर्म में बोला जाए, मोलरिटी के टर्म में, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर के टर्म में, नॉर्मेलिटी के टर्म में, परसेंट के टर्म में, वो सब का सब सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। स्टैंडर्ड टर्म जो है हम मोलरिटी वाला यूज करते हैं, मोल पर लीटर में यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर नटसेल में हमसे पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि ये किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में किसी दिए गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इन एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन बोला जाए तो और बढ़िया रहेगा। तो कोई पूछेगी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी इज कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप इसको डेफिनेशन वाइज भी देख सकते हैं। डेफिनेशन में भी मैंने लिखवा दिया इस बात को कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन, जो रिक्वायर्ड मोल्स होते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए, 1 लीटर कौन सा सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए, उसी को हम उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या कहते हैं, आपका सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड टर्म एस है और इसकी जो यूनिट हम रखते हैं मोल पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब सीसी या मिलीलीटर बोलते हैं, चलेगा। तो इस यूनिट में ये दिखाया जाता है, कहीं कहीं कंसंट्रेशन और एमबी टर्म यूज कर लिया जाता है। अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये रेशियो है, किस बात का रेशियो, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी दिए गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है उसी को अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं या पर लीटर निकालें तो सॉल्युबिलिटी आप देख सकते हैं। अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट के मोल बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। इस मोल्स को आप अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मास दिया है तो मास बटे मोलर मास, वॉल्यूम दिया है, गैसियस मैटर है तो वॉल्यूम एट एनटीपी बटे 22.4 लीटर, और अगर प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट टाइप का है तो P/RT कर लो। मॉलिक्यूल्स दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे एवोगाड्रो नंबर निकाल लोगे। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में भी दिया हो तो उसे लीटर में आप चेंज करना जानते हो। तो इन दोनों चीज से हमको मिलेगा सॉल्युबिलिटी, और इसकी यूनिट हमेशा आएगी मोल पर लीटर या फिर आप कहेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, चलेगा। तो हम बात को एक क्वेश्चन के माध्यम से भी सॉल्युबिलिटी के लिए क्लियर कर लें। ये क्वेश्चन हमने दिया है कि 2.86 मिलीग्राम AgCl is required for 10 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी क्लियर करूंगा मैं इस बात को कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इलेक्ट्रोलाइट। मोलर मास करीब करीब 143 हमने मान लिया, ताकि हम कैलकुलेशन के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, अभी हम कंसेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो सॉल्युबिलिटी था क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइट का मास दिया गया वो भी मिलीग्राम में, तुमको चाहिए था मोल। तो ये बताओ मास को मोल में कैसे बदलोगे, पहले तो मिलीग्राम को ग्राम में बदल लें
और फिर मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मुझे मोल मिल गए कि नहीं मिल गए। नंबर ऑफ मोल मास बटे मोलर मास। और ध्यान रखने वाली बात है कि मास भी ग्राम में होना चाहिए और मोलर मास भी ग्राम में होना चाहिए। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको लीटर में चाहिए, तो चलिए ये अच्छा किया है इसने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ही दिया। अगर मान लो मिलीलीटर में दिया होता तो इसको लीटर में ले आते, क्योंकि इसकी यूनिट हमेशा किस में आती है, मोल पर लीटर में आती है। तो अब अगर हम 10 यहाँ रख दें तो ये हटाओगे तो बटे 100, 143 गुना 286, तो ये आ गया 2 गुणे 10 की घात -3 गुणे 10 की घात -3, 2 गुणे 10 की घात -6। क्या चीज, मोल्स पर लीटर। बोलो भाई, मोल्स पर लीटर कर लोगे। अब मेरी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि नोट के रूप में आपको याद रखना है। कौन कौन से नोट के रूप में याद रखना है? सबसे पहला नोट कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इज कैलकुलेटेड for unionized electrolyte in saturated solution। दूसरी बात कि solubility is calculated at constant temperature and in absence of common ion। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा और आगे चल के बताऊंगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर हम कॉमन आयन को ऐड करते हैं तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। तो मेरे 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी जो कैलकुलेट होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट जो मौजूद होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसकी कैलकुलेट होती है। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैलकुलेट होगी और एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन, उसमें कोई आयन इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों बढ़ जाएंगे, इनकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। और अगर कॉमन आयन होगा तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू घटेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पर, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। तो बालकों हम लोग अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और न्यूमेरिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि बाय डेफिनेशन अगर बोलना हो तो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयंस, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। या यूं भी कह सकते हैं कि डिफाइंड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक्चुअल में इसकी इमेज कैसे बनाएं अपने दिमाग में, देखिए मान लीजिए आपने कोई ये सॉल्यूशन लिया, या हम कह दें कि हमने ये प्योर सॉल्वेंट लिया, सपोज करो वाटर लिया, और दिए गए इस वाटर में हमने NaCl को ऊपर से डालना शुरू किया। क्या होगा स्टार्टिंग कि जो भी थोड़ा सा NaCl इस वाटर में गिरेगा वो गायब हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस सॉल्यूशन को चख के देखेंगे तो आपको नमकीन टेस्ट दिखाई पड़ेगा। चलेगा, थोड़ा और NaCl को आप डालिए, तो जब थोड़ा और NaCl को आप इसमें डालेंगे तो थोड़ा कंसंट्रेशन इसका और बढ़ेगा और ये NaCl सॉल्यूशन में गायब हो जाएगा, विजिबल नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
थोड़ा और डालिए, डालते रहिए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब NaCl का पार्टिकल बजाय गायब होने के वो यहाँ आकर के डिपॉजिट हो गया, इकट्ठा हो गया, वो गायब नहीं हो रहा, वो सोल्यूशन में एज सच पड़ा हुआ है। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब वो इससे ज़्यादा सल्यूट दिया गया सॉल्वेंट अपने अंदर लेने को तैयार नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, जो फॉर्म नीचे बैठ जा रही है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, और जो गायब हो जा रही है वो डिसॉल्व फॉर्म है। तो जिस समय पहला पार्टिकल बैठा उस समय सॉलिड और डिसॉल्व फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया। इसी इक्विलिब्रियम को या इसी सिचुएशन को हम लोग कौन सी सिचुएशन कहते हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंडीशन इसको बोलते हैं। इस कंडीशन में जो भी ये इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, इसका जो भी कंसंट्रेशन मौजूद है, सपोज करो S मोल पर लीटर हमने बोल दिया, तो जो भी ये कंसंट्रेशन इसका मौजूद है, ये कंसंट्रेशन ही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इसकी क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। चलेगा? तो चलिए हम इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, उस चीज को समझते हैं। उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या किया कि एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट लिया, अननोन इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज करिए AXBY, जहां A कैटायन है, B एनायन है, X कैटायन की संख्या है, B एनायन की संख्या है। चलेगा? तो ये रहा सॉलिड फॉर्म, और सॉलिड फॉर्म सैचुरेटेड कंडीशन में अपनी डिसॉल्व फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी ये हम किस सॉल्यूशन में चल रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिसॉल्व फॉर्म है, चूंकि ये कैटायन और एनायन से मिलकर बना है, तो ये अपने इलेक्ट्रोलाइट में भी कन्वर्ट होगा। ये अपने इलेक्ट्रोलाइट में भी कन्वर्ट होगा, यानी X कैटायन के बनेंगे और Y एनायन के बनेंगे। आप जानते हो क्रिस क्रॉस रूल से यहाँ पे नंबर रखा जाता है। ये नंबर एनायन पे चार्ज और ये नंबर कैटायन पे चार्ज होता है। तो यहाँ एक और भी इक्विलिब्रियम आएगा इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसके आयन के साथ। सैचुरेटेड कंडीशन पर जो मैक्सिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की है वो S मोल पर लीटर हमने मान रखी है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन S मोल पर लीटर मान रखा है। चलेगा? तो ये वो अनआयोनाइज कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि अपने पीक पर था। तो उस समय आयन का कंसंट्रेशन 0,0। तो जब ये डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनिक फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम पर आएगा, तो उस समय इसका बचा हुआ कंसंट्रेशन X माइनस X अल्फा, तो ये क्या होगा? X S अल्फा, और ये क्या होगा? Y S अल्फा। क्लियर है? यहां पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूमेरिकल में इसका खूब जम के इस्तेमाल होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन जो कि इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा है X S अल्फा, यहाँ X कैटायन की संख्या है और S इलेक्ट्रोलाइट की अनआयोनाइज फॉर्म का कंसंट्रेशन है, और अल्फा इस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। इसी तरीके से अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें एनायन के, तो वो आएगा YS अल्फा। तो YS अल्फा, Y क्या है? एनायन की संख्या है जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से हमको मिलेगा। S क्या है? अनआयोनाइज इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी, और अल्फा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। चलेगा? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अब बालको, अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट का हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालें,
आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालें तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट आएगा कैटायन का कंसंट्रेशन की पावर x, एनायन के कंसंट्रेशन की पावर y। यहां इससे नहीं कंफ्यूज होना, ये चार्ज है कैटायन और एनायन का, ये नंबर है कैटायन और एनायन का, चलेगा। बट अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, चूंकि ये इक्विलिब्रियम है तो आप ये जानते हो कि इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगे, और जब ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगे तो तुम यहाँ लिखोगे Ki इंटू अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट, और तुमने कहा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है वही क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये बातें आपस में बराबर हैं कि नहीं, बोलो भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये कब चलेगा, जब सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। अब अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं, अब अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर दूं तो कैटायन का कंसंट्रेशन x s अल्फा की पावर x, एनायन का कंसंट्रेशन y s अल्फा की पावर y। तो बालकों ध्यान दें आप, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा KSP या KIP आएगा वो x की पावर x, y की पावर y, x अल्फा की पावर x प्लस y। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फॉर डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम अल्फा की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक जनरल फॉर्मूला आता है। क्या जनरल फॉर्मूला आता है भाई, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ये एक जनरल फॉर्मूला आता है जहां पर हम लोग x को कैटायन की संख्या बोलेंगे जो कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है। x क्या है, नंबर ऑफ कैटायन ऑब्टेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। y क्या है, ये नंबर ऑफ एनायन है ऑब्टेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और s क्या है, ये सॉल्युबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। तो बड़ा ही बढ़िया इक्वेशन बन जाता है जो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, कैटायन एनायन का नंबर और इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को रिलेट करता है। आप चाहो तो कैटायन और एनायन के कंसंट्रेशन को भी सॉल्युबिलिटी से या सॉल्युबिलिटी से कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। यहाँ कंसंट्रेशन से हमारा मतलब है मोलरिटी, मोलरिटी दैट इज मोल्स पर लीटर, हम इस यूनिट में बात कर रहे हैं। तो हम कैटायन या एनायन का मोल पर लीटर में या मास वाला किसी भी यूनिट में है तो मोल पर लीटर मिलेगा, उससे भी सॉल्युबिलिटी पता कर लेंगे। और सॉल्युबिलिटी चूंकि इलेक्ट्रोलाइट की होती है तो उससे आप कैटायन का कंसंट्रेशन और कैटायन के कंसंट्रेशन से आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किताबों में क्या किया है कि अलग अलग फॉर्मूले के इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के KSP के अलग अलग फॉर्मूले S के टर्म में डिफाइन किए गए, तो तुम भी तो बना सकते हो, इन फॉर्मूलों को नहीं बना सकते हो।
तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें इन फॉर्मूलों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन फॉर्मूलों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बोलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बालको हम लोग के पास में अगर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले आए, इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, तो उसमें ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो हमें बहुत सारे फॉर्मूलों को नहीं याद रखना है, हमें केवल एक फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनी प्रोडक्ट के बराबर होगा, आयनी प्रोडक्ट के बराबर होगा, दैट इज x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। चलेगा, जहाँ x कैटायन का नंबर है, y एनायन का नंबर है, s इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी। जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये 1:1 टाइप का सॉल्ट है, कैटायन और एनायन दोनों एक एक मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 ही आ गया, s की पावर 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया 2। तो ऐसे सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में एक रिलेशन आएगा कि Sp इज इक्वल टू क्या आपका s स्क्वायर। इसी तरीके से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट 1:2 या 2:1 का हुआ, तो ऐसी स्थिति में जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम 2 रखें और यहाँ 1 रखें तो 2 की पावर 2 यानी कितना आपका 4, और s की पावर 2 प्लस 1 यानी कितना आपका 3, तो कितना आ गया 4s3। चलेगा। इसी तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट 1:3 या 3:1 वाला रहा, तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकल करके आएगी, यहाँ पर 1 की पावर 1 कर दो 1 और 3 की पावर 3 करोगे तो 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27s की पावर क्या आपका 4। अब अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट आपका 2:3 या 3:2 वाला रहा, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 2 यानी 4 और 3 की पावर 3 यानी 27, यानी 27 चौक कितना हो गया 108। चलेगा। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी 108 टाइम 3 2 कितना हो गया आपका 5। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी सवाल में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में ये रिलेशन आएंगे, और ये रिलेशन हमने इसी फॉर्मूले से क्या किया है आपका बना लिया है। तो नहीं कर सकते इसको, कर सकते हैं। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चंस पर अपनी बात को देखते हैं, एक आध दो क्वेश्चंस पे अपनी बात को देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट solubility and solubility product of concentrated H2SO4 solution whose pH is 6, जिसका pH 6 है। आप ऐसे कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बताइए और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए। तो एक बात बताओ भैया, अगर आप H2SO4 सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये H प्लस और सल्फेट आयन में टूटेगा कि नहीं। यहाँ सवाल में आपको pH दिया है, तो pH दिया है तो H आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि pH होता है -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अब अगर हम यहाँ रखते हैं तो H आयन कंसंट्रेशन हमको मिल गया 10⁻⁻6। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हमको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो कैटायन के कंसंट्रेशन से सॉल्युबिलिटी कैसे आएगी। तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट में बताया था ना कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन x S अल्फा होता है,
तो यहाँ कैटायन के रूप में H प्लस आयन है 10 टू द पावर -6। एक H2SO4 का मॉलिक्यूल कितने H आयन दे रहा है? तो कैटायन की संख्या तो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी एस अल्फा नहीं दिया, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो कितना रहेगा 1। तो व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी 1/2 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर। क्या जरूरी है कि ऑप्शन में हमेशा जवाब मोल पर लीटर में ही रखा गया हो? वो किसी भी यूनिट में रखा जा सकता है। मोल पर लीटर हो सकता है, ग्राम पर लीटर हो सकता है, इक्विवेलेंट पर लीटर हो सकता है। तो आप उनको चेंज कर सकते हैं आपस में, जैसा कि हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में सीख रखा है। तो अब अगर इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी हमको मिल गई तो क्या हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते? किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? 2:1। तो Ksp इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। तो x की जगह मैं 2 रख दूं, y की जगह मैं 1 रख दूं और सॉल्युबिलिटी की जगह मैं ये डाटा रख दूं। बोलो भाई। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 और 10 टू द पावर -6 है तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -18। 4 दूनी 8 यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -18 या 0.5 इंटू 10 टू द पावर -18 या 5 इंटू 10 टू द पावर -19। व्हाट अबाउट यूनिट? तो ध्यान रहे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की यूनिट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद कैटायन और एनायन की संख्या पर निर्भर करती है। तो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस क्या आपका y। तो यहाँ x प्लस y कितना है? 3। तो मैं लिख दूंगा मोल पर लीटर की पावर क्या आपका 3। बोलो भाई। नहीं कर सकते? कर सकते। एक और सवाल डील करते हैं हम लोग। तो एक सवाल और लिया गया है यहाँ पे जिसमें कि आपको कैलकुलेट करना है पीएच सैचुरेटेड बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की इतनी दे दी जाए तो एक बात बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप का सॉल्ट है? 1:2 जो कि आयोनाइजेशन पर बेरियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। चलेगा? तो ये जो बेरियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपको दे रहा है ये 1:2 के रेशियो में है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे पीएच निकालना है तो बेसिक सोल्यूशन है तो पहले पीओएच निकलेगा फिर पीएच निकलेगा। तो एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका क्या आएगा? x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y आएगा। ये दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -16। तो कैटायन का नंबर तो एक ही है लेकिन एनायन का नंबर 2 है, s की पावर 1 प्लस 2। तो आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -16 4s3। चलेगा? तो यहाँ से जो s³ आएगा वो 5/4 इंटू 10 टू द पावर -16। तो s³ आ गया 4 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 दूनी 20, 10 टू द पावर -16। तो s अगर निकालोगे तो क्यूब रूट चलेगा और इसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप सबसे पहले इसकी पावर बैलेंस करो। 125 × 10 टू द पावर -18। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो s का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर, ये आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी अगर मिल गई तो आप इससे OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। आपने पढ़ रखा OH आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? YS अल्फा। सॉल्युबिलिटी से एनायन का कंसंट्रेशन, एनायन से POH और POH से pH, रास्ता दिख रहा होगा। तो ये बताओ यहाँ Y की वैल्यू कितनी है? 2।
सॉलिबिलिटी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻6 और अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भी पर बहुत ही डाइल्यूट कंडीशन में है तो अल्फा 1 मान लिया। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 आया तो व्हाट अबाउट पीओएच माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ओएच है तो माइनस लॉग बेस 10 10⁻⁻5 तो माइनस -5 10 बेस 10 तो वैल्यू 1 हुआ और पीओएच कितना पा गए हम 5। तो पीओएच अगर 5 पा गए तो हमसे सॉल्यूशन का क्या पूछा है पीएच। अगले स्टेप पे आंसर है ध्यान दीजिएगा व्हाट अबाउट द पीएच 14 माइनस क्या आपका पीओएच तो 14 -5 करोगे तो कितना आ गया 9 यानी इस सॉल्यूशन का पीएच कितना था आपका 9 था। बोलो भाई कर लोगे कि नहीं। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में एप्लीकेशन पार्ट की तरफ आते हैं। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि इन डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी के। कई लोग इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं लेकिन ये गलत है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये बात जेईई मेंस में एक सवाल में पूछी गई थी जिसको कि हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से क्या कर लेते हैं क्लियर कर लेते हैं। चलेगा। तो इस सवाल के माध्यम से हम अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। किसी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी उसकी सॉल्युबिलिटी पर निर्भर करती है न कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। तो जिस साल ये सवाल आया और पूछा गया कि बताइए इसमें से किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो लोगों ने पहला मार दिया क्यों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा दिख रहा है। पर आंसर था ये। क्यों आंसर ये था क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा आई है भले इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है। तो क्या एक बार निकाल करके चेक करो। एक बात बताओ ये 1:1 टाइप का सॉल्ट है तो KSP S² के बराबर होगा। इस लिहाज से अगर S² = 10⁻⁻20 रखोगे तो S = 10⁻⁻10 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप KSP निकालोगे तो ये 1:2 टाइप का सॉल्ट है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 4S³ आएगी। तो कैंसिल करोगे तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी का वैल्यू 10⁻⁻9 आएगा। इसी तरीके से तीसरे वाले केस में अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो 1:3 टाइप का सॉल्ट है तो इसका आएगा 27S4। तो काटोगे इसको अगर इसके बराबर रख करके तो इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻8 आएगी। और ये 2:3 टाइप का सॉल्ट है तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 108 टाइम S⁵ आएगा। और जब सॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻7 आएगी। तो ये बताओ सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आ रही है फोर्थ वाले की। इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। और अगर इन चारों इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको देखना हो तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी फोर्थ की, तब फिर किसकी होगी थर्ड की, तब फिर किसकी होगी सेकंड की और सबसे लास्ट में किसकी होगी फर्स्ट की। जबकि KSP डाटा क्या बता रहा है तो KSP वाला रॉन्ग होता है। याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी वाला राइट होता है। ध्यान रहेगी हमारी बात गलत तो नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अगले एप्लीकेशन पर कि किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं या सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी उस इलेक्ट्रोलाइट के किसी कॉमन आयन जो कि सॉल्यूशन में मौजूद हो तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा ऐसी स्थिति में सॉल्युबिलिटी घट जाती है
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कॉमन आयन के आने जाने से नहीं चेंज होती, ये टेम्परेचर से चेंज होता है और टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट रख रहे हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया AgCl एंड यू नो दैट कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है, लेकिन अगर इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में C कंसंट्रेशन का, C मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का NaCl भी ऐड कर दिया जाए, तो आप जानते हो कि अगर ये इसके अंदर मौजूद है तो ऐसी स्थिति में ये क्लोराइड आयन कॉमन होगा। अब अगर पहले इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S मानी थी तो अब ये S नहीं, कुछ चेंज होकर के आएगा, व्हाट इज S डैश। और एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, S डैश इज ऑलवेज लेस देन S, चलेगा। तो अब एक बात बताओ, अगर इसकी बदली हुई सॉल्युबिलिटी S डैश है तो ये S डैश माइनस अल्फा, ये S डैश अल्फा और ये क्या रहा आपका S डैश अल्फा। अगर बहुत डाइल्यूट कंडीशन में हम लेकर के चल रहे हैं और अल्फा को नेगलेक्ट भी मान दें तो ये S डैश और S डैश, लेकिन एक समस्या है कि अब क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन S डैश नहीं होगा बल्कि ये S डैश प्लस C के बराबर होगा। C क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज ए कॉमन आयन लेके चल रहे हो, तो जब ये 100% आयोनाइज होगा तो यहाँ पर क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन क्या आएगा, C आएगा। तो अब अगर इसका KSP लिखा है, KSP चेंज नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही बोल रखा है, तो सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन गुणे क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, तो अब जो हम लिखेंगे सिल्वर आयन का वो S डैश और क्लोराइड आयन का लिखेंगे S डैश प्लस C। ये तो मेरी बड़ी ही हेल्दी सजेशन है, उसको ध्यान रखिएगा कि जब आप इक्वेशन को ओपन करें तो सॉल्युबिलिटी के जितने हायर टर्म है सबको नेगलेक्ट मान लीजिए। जैसे यहाँ पर ये आएगा S डैश का स्क्वायर प्लस S डैश इंटू C, तो हम इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, जितने हायर टर्म होंगे 2, 3, 4 की पावर सबको नेगलेक्ट मान लेंगे। इसके पीछे रीज़न है कि सॉल्युबिलिटी अगर आप अपनी पूरी NCERT में टेबल में देखें तो 10 की पावर माइनस में दिया है, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 6, कहीं 8, तो कुछ भी है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो वैल्यू और छोटी होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, तो छोटी वैल्यू को ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम हायर पावर को नेगलेक्ट मान लेंगे। जैसे ही हम इसको नेगलेक्ट मानेंगे तो ध्यान से देखिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और नेगलेक्ट नहीं मानेंगे तो घूमते रहिए। तो KSP इक्वल टू S डैश C, तो व्हाट अबाउट S डैश, KSP बाई C, और ये बदली हुई सॉल्युबिलिटी है इस AgCl की किस सॉल्यूशन में, NaCl सॉल्यूशन। तो आपको सवाल करते समय ये ध्यान देना है कि क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कॉमन आयन लिया गया है, और फिर कॉमन आयन से वैल्यू को पुट करके कैटायन एनायन का कंसंट्रेशन बनाइए और तब क्या कैलकुलेट करिए, सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करिए। चलेगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं। हमने जानबूझ करके क्वेश्चन लिया है जिसमें कि AgCl को उसी NaCl वाले सॉल्यूशन में कैलकुलेट कराया है। बाकी जैसा देगा पहले फॉर्मूला डिराइव होगा फिर आप करेंगे। इस सवाल को देखो, अगर मान लो NaCl सॉल्यूशन में AgCl न लिया जाता तो उस समय इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आती, ये 1:1 टाइप का सॉल्ट है, तो KSP S स्क्वायर के बराबर होता और S की वैल्यू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर आती कि नहीं। लेकिन जब इसमें लेके चलोगे तो अभी मैंने फॉर्मूले में डिराइव किया कि बदली हुई सॉल्युबिलिटी इस सिचुएशन में KSP अपॉन C आती है। तो KSP अपॉन C अगर आ रही है तो KSP कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻10, और C कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻2, तो ये वैल्यू 10⁻8 आ गया कि नहीं। तो अब आप न्यूमेरिकली भी इस बात को प्रूफ कर सकते हो कि इन एब्सेंस ऑफ
कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। देखिए पावर अगर माइनस में बढ़ रही है तो वास्तव में वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है। तो ऐसे सवाल कर लेंगे कि नहीं, लेकिन कॉमन आयन वाले सवाल दो पार्ट में होंगे। पहले पार्ट में ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आएगा और फिर सेकंड पार्ट में आप डाटा पुट करके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे। चलेगा। अब हम इसके तीसरे एप्लीकेशन पर आते हैं जिसमें कि हम प्रेसिपिटेशन की कंडीशन को देखते हैं कि कब एक इलेक्ट्रोलाइट दिए गए सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट होगा, सॉल्युबल होगा। तो एक्चुअल में आपको तीन बातें याद रखनी है कि ये जो KSP आता है और जो KIP आता है, अगर दोनों आपस में बराबर आ रहा है सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर KSP KIP से ज़्यादा है तो ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है। कहने का मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन में अगर फर्दर आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर यही आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, या इसी को हम लोग कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। यानी कि ये सिचुएशन बन रही है तो प्रेसिपिटेट आपका बनेगा। चलेगा। तो सवाल करते समय आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग निकालना है, आयनिक प्रोडक्ट अलग निकालना है। तो कैसे आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम इस फॉर्मूले से x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। आयनिक प्रोडक्ट कैसे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, एनायन। क्लियर। तो इससे हम आयनिक प्रोडक्ट को ले आएंगे और ये चेक करेंगे कि ये दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो पीपीटी बनेगा, लेकिन ये दोनों आ रहा है तो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में मौजूद नहीं होगा। बात को एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करें, क्वेश्चन से क्लियर करें। तो बाल को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक सोल्यूशन लिया गया जो कि 10⁻³ मोलर बेरियम सल्फेट और 10⁻⁹ मोलर NaCl है। तो बताओ इसके अंदर प्रेसिपिटेट बेरियम क्लोराइड का मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो हम अगर ऐसे सवाल को देखना चाहते हैं तो KIP और KSP का रिलेशन देख लें। तो KSP तो दिया है, KIP का नहीं पता है। तो KIP के लिए बेरियम क्लोराइड में आप लिखोगे बेरियम आयन का कंसंट्रेशन गुणे क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन की पावर 2। तो चलो भाई, बेरियम सल्फेट से बेरियम आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻³ और NaCl से क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻⁹ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻³ गुणे 10⁻⁸ गुणे तो आ गया 10⁻⁻21। बोलो। तो अब मुझे ये बताओ कि KSP तुम्हारा 2 × 10⁻⁻21 है और KIP केवल तुम्हारा 10⁻⁻1 है। तो इसका मतलब कौन ज़्यादा है, KSP इज ग्रेटर देन KIP। और अगर KSP KIP से ज़्यादा है तो कैसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो यहाँ पर हम कहेंगे नो PPT, कोई प्रेसिपिटेट इसके अंदर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इतना जान रहे हैं और क्वेश्चंस को लगाएं तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। बाकी तो ये टॉपिक आपके प्रैक्टिस का है, जो जितने क्वेश्चंस लगाएगा उतने ज़्यादा प्रैक्टिस में आएगा, उतने इजीली क्वेश्चंस उसके बनेंगे, पेपर रूम में भी बनेंगे। चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट रहे, कोई कन्फ्यूज़न रहे तो निश्चित तौर पे आप मैसेज करिए या व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, जो भी आपके पास कनेक्टिविटी का साधन है उससे करिए, हम आपको उसका आंसरिंग करेंगे। हाँ, लेकिन एक
ईमानदार बात ये कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल्स को, लाइक नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पता कहाँ चलेगा कि यार क्या बताएं क्या नहीं बताएं। तो थोड़ा सा अगर आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आए तो हमें पढ़ाने में भी मजा आए, आपको सिखाने में भी मजा आए, चलेगा। चलो बात को, जय हिंद। आज इतना ही रखते हैं।